अस्सलामुअलैकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज 7 मई 2026 है, एक ऐसी तारीख जो पाकिस्तान और भारत की दिफाई और अस्करी तारीख में हमेशा सुनहरी हुरूफ से लिखी जाएगी। आज से ठीक एक साल पहले इसी दिन खित्ते ने वो लम्हे देखे जिन्होंने जनूबी एशिया की सियासी, सफारती और अस्करी फजा को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जारहियत का आगाज किया, मगर शायद उसे ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के शाहीन हर खतरे के लिए पहले से तैयार, अलर्ट और पुरआज़्म हैं। वो सिर्फ 59 मिनट थे, लेकिन उन्हीं 59 मिनटों में जदीद फ़ज़ाई जंग की तारीख का एक नया बाब लिखा गया। दुनिया ने वो तारीखी डॉग फाइट देखी जिसमें पेशावराना महारत, जदीद हिकमत अमली और बेमिसाल जुर्रत ने दुश्मन के गुरूर को ज़मीं बोस कर दिया। आलमी दिफाई माहिरीन ने भी इस मार्के को खित्ते की तारीख का अहम तरीन फ़ज़ाई मुकाबला करार दिया। आज हम अपने उन 11 बहादुर जवानों को सलाम पेश करेंगे जिन्होंने वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश किया, और उन 40 मासूम शहरियों को भी खिराज अकीदत पेश करेंगे जिनकी कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। इन शोहदा का लहू इस सरजमीन की हिफाजत, खुद मुख्तारी और वकार की अलामत बन चुका। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक साल बाद खित्ते की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली किस मकाम पर खड़ी है, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने किस तरह ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी, और आने वाले दिनों में जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल किस समत जाती दिखाई दे रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर बयान, हर खामोशी, हर सफारती पैगाम अपने अंदर की कहानियां समेटे नजर आता है। वाशिंगटन से तेहरान तक लहजे बदल रहे हैं, दरवाजे बंद भी हैं और खुले भी नजर आते हैं। सदर ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान जौहरी प्रोग्राम रोकने पर आमादा हो चुका है, जबकि तेहरान कहता है कि पहले जंग रुकेगी, पाबंदियां हटेंगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। आबनाए हुर्मुज़ जो दुनिया की तवानाई की शहरक समझी जाती है, अब से समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ताकत, दबाव, सफारतकारी की अलामत बन चुका है। एक तरफ अमेरिका अपने मुफादात की लकीर खींच रहा है, दूसरी जानिब ईरान अपने वकार और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का पैगाम दे रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस पूरी कहानी में पाकिस्तान एक खामोश पुल के तौर पर काम कर रहा है, जहां पैगामात भी पहुंच रहे हैं और उम्मीदें भी। क्या ये कशीदगी किसी मुआहदे में ढलने जा रही है या खिता एक नए इम्तिहान के करीब खड़ा है? हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स वक्त मौजूद हैं, जिनमें तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान और सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। प्रोड्यूसर साहब, सबसे पहले एक शॉट जो है वो दिखाइएगा जिस पे आज पूरी दुनिया की नजर थी, फिर उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त भी आपकी रीजन में अगर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? इट्स पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। ये जंग हवा में भी है, जमीन में भी है, समुद्र में भी है, साइबर में भी है, इंफॉर्मेशन में भी है, जहनों में भी है। एंड यू सॉ दैट हाउ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह, विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, with the support of the people of Pakistan, were prepared for that war in all these domains, whether it was in the air, whether it was in the sea, whether it was on the line of control, whether it was on the working boundary, whether it was in the informational domain, it was in the cyber domain, it was in the resolve of the people, it was on the resolve and the decisiveness of the leadership. It was everywhere. And it was also in the proxies, because the Indians didn't let go of these proxies even during the war. उस समय भी प्रॉक्सीज लॉन्च कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, ये उधर भी जंग लड़ी जा रही है। सो दिस ट्रांसफॉर्म्ड कैरेक्टर ऑफ वॉर वी एक्सपीरियंस्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस वी आर स्टिल। हम उस वक्त भी तैयार थे, वी आर प्रिपेयर्ड टुडे आल्सो। पाकिस्तान को इतनी बड़ी कामयाबी जो एक साल पहले हमें मिलती है और दुनिया आज तक उस पर बात करते हैं, हम देखते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज तक उस पर बात भी करें कि पाकिस्तान की जो कामयाबी है। इस पे तारिक सुमैर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक साल मुकम्मल सर हो चुका है, बहुत कुछ इस दौरान कुछ नया भी हुआ है, भारत के तैयारे जो हैं वो गिराए गए हैं, उस पर भी बातें होती हैं। इस सब को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया काशा। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ एक मरतबा फिर। ये जो 7 मई का दिन है पाकिस्तान के लिए, 7 मई 10 मई बड़ी प्राइड वाले दिन थे, और मैं उस रात सारा जाग रहा था, रिपोर्टिंग कर रहे थे हम, जब हमें इतला मिली कि इंडिया ने हमला कर दिया। बावलपुर में, मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ़ मकामात पे मिज़ाइल आके गिरे, त्यारे उनके एंटर हुए। तो फिर हमारी एयर फोर्स, हमारे शाहीन, JF-17 थंडर, J-10C त्यारे जब उड़े, और फिर वो जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, डॉग फाइट, यानी दुनिया की सबसे बड़ी फ़िज़ाई जंग जिसको बोला जाता है वो हुई। हम पाकिस्तानी एयर फोर्स इंडियन हदूद में दाखिल नहीं हुई, यानी बॉर्डर पे समझें कि आमने सामने उनकी इस तरीके से वो फ़ाइट उन्होंने की कि 1 घंटे के अंदर, यानी 59 मिनट्स भी कहा जाता है, घंटा भी कहा जाता है,
इंडिया के 6 तैयारे गिराए दिए गए। अब आज डिप्टी एयर चीफ ने 8 तैयारे भी कहे हैं, चलें जी हम दोस्त मान लेते हैं, वो भी बात। और उसमें वो तैयारे जिन पे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ़ख्र करता था, तंज करता था कि अब राफेल आ गए हैं, वो अभिनंदन वाला मिग 29 तैयारा था, अब तो हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स जिसकी क़यादत ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जैसी शख्सियत कर रही थी, और उनकी टीम, अगर उनकी तारीफ़ ना की जाए, जितनी ज़्यादा की जाए उतनी ज़्यादा बनती है। और हमने तो बुज़ुर्गों से सुना और पढ़ा, एयर मार्शल असगर ख़ान, एयर मार्शल नूर ख़ान और मोहतरम MM आलम, उनके जो कारनामे थे, उसके बाद ये हमारी एयर फोर्स, और जब भी इंडिया के साथ हमारी जंग हुई, हमारी एयर फोर्स नंबर 1 रही जी। जिन हालात में भी लड़े, जो कुछ भी किया। तो ये तैयारे 29 अप्रैल को 2025 को मूवमेंट हुई, जिसके मतलब गवर्नमेंट ने एक अलर्ट भी जारी किया। रात 1:30 बजे वज़ीर इत्तलात अता अल्लाह तारड़ की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, एक बयान इशू हुआ कि ये होने वाला है। तो हम जो राफेल तैयारे थे, जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानी एयर फोर्स और पाकिस्तानी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट है, तो वो फिर एमरजेंसी उन्होंने लैंडिंग की श्रीनगर एयरपोर्ट पे। पहले इनका प्लान, जो बड़ा प्लान बना था, 29 अप्रैल को बना था पाकिस्तान पे बड़ा अटैक करने का, वो हमारी एयर फोर्स ने और एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी उनका सारे मंसूबे खाक में मिलाए थे। और ये जो कामयाबी थी, इसका सेहरा अब कहें जो मिलिट्री क़यादत है, फील्ड मार्शल और ज़हीर बाबर सिद्धू साहब, इनको जाता है, इनकी टीम को जाता है। और जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो टेस्ट हुई, उस टेक्नोलॉजी ने उसके बाद जो कामयाबी मिली, तो ब्रांडिंग जो हुई चाइनीज़ तैयारों की, वो भी एक कमाल की स्टोरी है, कमाल की बातें, इस पर किताबें भी बहुत सी लिखी जा चुकी हैं। और ये कामयाबी इस मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस है। और इस पे आप देखें, आज देख लें, कई दिनों से ये तकरीबात जारी हैं पूरे पाकिस्तान में। एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक, एक जवान से लेकर एक खातून से लेकर, सब फ़ख्र का ज़ाहिर कर रहे हैं, सब खुशियाँ मना रहे हैं कि हमने इंडिया को शिकस्त दी और उस नरेंद्र मोदी को शिकस्त दी। ज़्यादा हो गया, सो आपका ही पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका है। शकील करार साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। गैर मुल्की जो एक जरीदा है एल पाइस और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत और जंगी बसीरत की तारीफ जो है वो की गई है, उस वक्त भी की गई थी, आज तक सर पूरी दुनिया से हम ये आवाज़ें जो है वो सुनते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक फ़ख्र का समा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ख्री अंदाज में हम इस चीज़ को बताते भी हैं। क्या कहेंगे आकाशा? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। पहली बात तो है कि जो DG ISPR ने कहा कि ये जंग जो 1 साल पहले शुरू हुई थी और पाकिस्तान ने जिस अंदाज से, जिस जारहाना और काबिल फ़ख्र अंदाज से जीता और दुनिया को दिखाया कि हम किसी से कम नहीं हैं। वो हमारे पास वसाइल महदूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जज्बा ईमान, वतन से मोहब्बत कितना पुख्ता है कि हम अपने थोड़े से वसाइल से भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को न सिर्फ ज़ेर किया बल्कि उसको इबरतनाक शिकस्त दी और वो आज भी अपने ज़ख्म चाट रहा है। उसमें DG ISPR ने एक बात कही कि हमने 4 महाजों पे जंग लड़ी। एक जो रवायती जंग होती है, आप कह लें कि आमने सामने, और इस मरतबा जंग थोड़ी मुख्तलिफ अंदाज से हुई थी। ख़ास तौर पे जो फ़ज़ाई जंग थी उसमें एक आप कह लें, जैसे तारिक उस्माइल साहब ने कहा कि एक खौफनाक सूरत हाल थी उस रात, यानी कि 1 साल पहले फ़ज़ा में, कि दोनों इतराफ़ पर जंगी तैयारे आमने सामने थे। और देखिए, फ़ज़ा में जब जंग होती है तो वो सिर्फ एक दूसरे को हिट करने की नहीं होती, बाकी कम्युनिकेशन और चीज़ें, उसको टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको भी देखना पड़ता है कि कहीं और से कुछ कार्रवाई ना हो रही हो। बाज़ औक़ात जो जैसा भारत है वो कोशिश करता होता है कि हमारे तैयारों को किस तरह घेर के मारने की, लेकिन इस मरतबा हमारे शाहीनों ने इंडिया के जहाज़ों को मार गिराया, उनको घेर के मारा। एक फ़ज़ा में जंग लड़ रही थी, एक ज़मीनी जंग थी, एक समंदर में थी, और एक जंग का इजाफा हुआ वो थी साइबर, यानी कि जदीद टेक्नोलॉजी
साइबर की जंग थी, जिसमें पाकिस्तान ने साबित किया कि वो किसी भी तरह कमज़ोर नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह कि हम बिलाशुबा बात करते हैं अपने उन जवानों की, अपने शाहीनों की, जो फ़िज़ा में, ज़मीन में, समंदर में अपने मुल्क का दिफा कर रहे थे। जब हम सो रहे थे, हमारी कौम सो रही थी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हमारे जवान किस तरह सीना तान के इस अपने मुल्क की, अपनी माँ की हिफाजत कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक आम बात भूल जाते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस के लोग, हमारी एयर डिफेंस के लोग, हमारे एयर इंटेलिजेंस के लोग, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग, ISI के लोग, वो लोग जो इन शाहीनों को और इन जवानों को की मालूमात उनको तक पहुंचाते हैं कि दुश्मन की कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहा है, कौन सा प्लान उसका है, कौन सा है, तो वो हमारे खामोश मुजाहिद हैं। उनको नहीं भूलना चाहिए कि उनका भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है कि उनकी इंटेलिजेंस बिफोर टाइम और बर वक्त मिलने की ही वजह से ही इस मिशन में हमें कामयाबी हासिल हुई। तो उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो किस तरह अपनी जान जोखिम में डाल के मालूमात हासिल करते हैं मुल्क दुश्मन से, और उसके बाद फिर वो हमारे सिस्टम में उसको डालते हैं ताकि, और उसमें देखें ना कम्युनिकेशन चल रहा था। कम्युनिकेशन कैसे चल रहा था? हमारे इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, यानी कि हमारे इंटरनल जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, IB के, पुलिस, रेंजर और बाकी जो दफाई इदारे हैं उनके साथ, फिर ISPR के साथ, फिर बाकी जो है वो एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था। उस नेटवर्क में हम हर किरदार की अपनी जगह है, तारीफ करना नहीं भूल सकते कि उसका अपना किरदार था हर चीज़ का। इंटेलिजेंस के लोग और बाकी जो लोग थे इंटरनल बैठे थे, उनका अपना एक किरदार है, उसकी भी तारीफ हमें करनी चाहिए। चलें, शकील करार साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। और अली इमरान साहब, इस वक्त मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। भारत की जानिब से सर बार बार हम देख रहे हैं कि उस वक्त दहशतगर्दी का बयानिया बनाने की जो कोशिश थी वो की गई, और फिर नाकामी को, जब वो नाकाम हुए, इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? और आलमी बरादरी अब भारत के उन मन घड़त इल्ज़ाम पर कान जो है उसने धरना भी छोड़ दिया, जैसा कि DG ISPR ने भी एक दावा जो है वो किया है। क्या कहेंगे सर इस पर? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आकाशा, देखें, भारत हमेशा से ये एक बुज़दिल दुश्मन साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। जो एक हिंदुत्व माइंडसेट है वो लड़ने वाला नहीं है, वो लड़ नहीं सकते, ये उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। वो गिदड़ बपकियाँ तो बड़ी मारते रहते हैं हमेशा दुनिया के हर फोरम के ऊपर। बड़ी फौज होना जो है वो नंबर्स में बड़ा होना मैंने नहीं रखता, बल्कि मैंने ये चीज़ रखती है कि आप लड़ कैसे सकते हैं, आप बहादुर कितने हैं, और आप मैदान जंग के अंदर किस तरह परफॉर्म करते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने उस ख़ास दिन को, जिसको अभी 1 साल हो चुका हुआ है, जिस तरह परफॉर्म किया, जिस तरह उन्होंने बड़ा टाइमली इंटरसेप्ट किया इन सारी चीज़ों को, और फिर आपके शाहीनों ने जिस तरह हवा के अंदर इंडियन तैयारों को, राफेल्स को जैसे ऐसे उड़ाया जैसे उड़ाने का हक होता है। और फिर आपने देखा अभी नंबर भी बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहले 5 थे, फिर 6 कहा गया, फिर 8, और इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो 11 कह दिए। तो हो सकता है नंबर ज़्यादा ही हुए हो, शायद हमारी मालूमात ना हो, लेकिन नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। खैर, मैं आज के दिन खराज तहसीन पेश करता हूँ ना सिर्फ पाक फौज को, बल्कि पाक बहरिया को और एयर फोर्स को भी, कि जिनका एक बहुत बड़ा कलीदी रोल था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी अफवाज ना सिर्फ हवा में लड़ रही थी, बल्कि आपके तमाम जो ज़मीनी बॉर्डर हैं उनको भी सिक्योर करना, उसके बाद जो आपकी एक साइबर वॉर चलती है इंडिया के साथ, उसको देखना। क्योंकि ये जंग अब जो जंग के रमूज हैं वो चेंज हो चुके हुए हैं। अब जंग के जो नए इस वक्त जंग के तरीक़ाकार हैं जिसके मुताबिक जंग लड़ी जाती है, वो बड़े डिफरेंट हो गए हैं। खैर, मैं वेल डन टू पाकिस्तान आर्मी एंड एयर फोर्स एंड बहरिया, जिन्होंने उस ख़ास दिन में परफॉर्म करके पूरी दुनिया को हैरान किया कि एक तरफ दुनिया की वो इतनी बड़ी इकॉनमी इंडिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कंपेयर टू इंडिया बहुत छोटी इकॉनमी है, और फौज के साइज़ के हवाले से भी बड़ी छोटी है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने उस दिन ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते, बल्कि मैटर ये करता है कि आप लड़ाई लड़ते किस तरह, जंग लड़ते किस तरह। और इंडिया को शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि पाकिस्तान इतना प्रीपेड है जंग के लिए, और उनकी जो स्ट्रेटजी होगी वो हमें टोटली कम्प्लीटली जो है वो आउट नंबर्ड भी कर देगी। और शायद वो इस सारे जंग का जो प्रोसेस जो हुआ उससे बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान को अंडर
एस्टिमेट किया, और उसकी अंडर एस्टिमेट करने की वजह से जो नुकसानों को पहुंचा, और ना सिर्फ उनको पहुंचा बल्कि फ्रांस के बनाए हुए जो राफेल हैं उनकी भी दुनिया में जो क्रेडिबिलिटी थी या उनकी जो रेटिंग थी वो भी ज़मीन बोस हो गई। अब आप देखें कि आज राफेल जो तैयार हैं उनको दुनिया में खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं, वो अपग्रेडेशन पे जा रहे हैं। और आपने जो चाइनीज मिसाइल PL-15 इस्तेमाल किए, आज दुनिया उनकी बात करती है। फिर उसके बाद आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी मिले जहाज़ों की फ़रोख्त के लिए भी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन पाकिस्तान की अफ़वाज के नाम, पाकिस्तान के फौज के जो शहादा हैं उनके नाम, और क्या खूबसूरत वो बात लोग की जो सर आपने, बहुत शुक्रिया आपका, इस पे पॉइंट आ चुका है। सायरा जी आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। सायरा जी, अब दुश्मन को शायद अंदाज़ा नहीं था कि अगर हम एक अटैक जो है वो करने जा रहे हैं तो आगे से इस किस्म का रिस्पांस जो है वो भी देखने को मिलेगा, मतलब इस तरह का जो रिएक्शन फिर सामने आया पाकिस्तानी फौज की जानिब से। आज सायरा जी पूरी दुनिया भी इस पर बात कर रही है और आज हम भी अपने प्रोग्राम में इसी को चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सायरा जी, 7 मई 2025 से पहले पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, आज हम कहाँ पे खड़े हैं, पाकिस्तान का वकार पूरी दुनिया में जो है इस वक्त, उस पर मैं बात करना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? आकाशा, 7 मई से पहले पाकिस्तान कहाँ खड़ा था? देखिए, पाकिस्तान आर्मी के तो वो कहते हैं ना कि मानती है दुनिया के पाकिस्तान के पास एक बेस्ट फौज है, और पाकिस्तान की आवाम भी मानती है। वो तो बीच में कुछ ऐसे शरपसंद अनासर थे जो फ्लोर पे खड़े होकर ऐसे पता नहीं क्या बड़बड़ करते होते थे, क्या इतने अच्छे मौके पर उनका वो जिक्र करूं। और बस बाकी सब दोस्तों ने इतनी वो बातें की, खराज तहसीन मैं भी पेश करती हूँ अपनी एयर फोर्स को। ज़ाहिर किसी भी मुल्क के दिफा के लिए जो वो एयर फोर्स है बहुत ज़रूरी होती है। आप यहाँ पर अगर अफगानिस्तान देख लें और बाकी जो मुल्क जो अमेरिका और इसराइल ने तबाह किए, कि उनके पास एक अच्छी एयर फोर्स नहीं थी। जमीनी जंग तो इंसान जीत लेता है, जाहिर है आपके पास जो बड़ी फौज होती है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है और वो कहते हैं कि जंग के ज़ाब्ते भी बदल चुके हैं। ये जाहिर है जहाँ एक ज़मीनी फौज को पहुँचने में जहाँ इतने दिन लगे या टाइम लगे, तो एयर फोर्स, और वही बात है कि हमारे पास एक मजबूत एयर फोर्स है। और उन्होंने वो कहते हैं ना कि शाहीन कहते हैं, तो उन्होंने बता भी दिया है कि शाहीनों जैसा जज्बा भी रखते हैं और वो जिगरा भी रखते हैं जी। तो आपका सवाल क्या था? सवाल इसी हवाले से था, आज के दिन के हवाले से। सायरा जी, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के हवाले से बात हो रही है। जी जी, तो वो बस अभी उस पर वही पूरी दुनिया मुतारिफ है, तो जाहिर है फिर हम तो पाकिस्तान के शहरी हैं और वो हमारा मुल्क और ये तमाम चीज़ें, तो हम लोग भी इस चीज़ के मुतारिफ हैं। और ये कि इंडिया को सबक मिल गया होगा कि जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो वो उसके वो कहते हैं कि एक दिमाग में कुल बुला रहा था, तो उसको बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिला। और ये कि आइंदा भी वो कहते हैं कि खातिर जमा रखे, कोई ऐसी निगाह हमारे पाकिस्तान पर डालने की कोशिश ना करे, वरना ये कि इससे भरपूर जवाब आएगा। चले सायरा जी, कुछ मीडिया के किरदार के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब लास्ट ईयर जब ये जंग हो रही थी तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सी ऐसी वीडियोस भी हमारे सामने आई। उसके अलावा आपको देखा कि अवाम जो है वो शाना बशाना खड़ी थी अपने पाक अफवाज के, और साथ वो कहते हैं ना कदम से कदम मिलाकर इस जंग में उन्होंने साथ दिया अपनी पाक आर्मी का। सो कुछ मीडिया के किरदार पे भी बात करेंगे कि मीडिया का जो किरदार था इस तरफ से भी और सरहद के उस पार से भी, इसको किस नज़र से देखेंगे? हाँ, आप सोशल मीडिया का किरदार अदा करें, अदा करने की बात करें कि सोशल मीडिया ने जो हमारे दूसरे मतलब जो वो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें हमारे जो सबसे बड़ा मतलब ये कि टिकटॉक का है, और उसमें इंडिविजुअल लोगों ने कि वो कहते हैं ना कि इसमें कोई वो नहीं था कि ना कोई किसी जमात का एक वो होता ना कि इंसान के कि इसने बोला है, वो यकजा हो के कौम ने जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि तमाम चीज़ों को वो किया कि वो हर इंडिविजुअल ने किया, कि वो नहीं था कि वो पहले कराची हो, हैदराबाद हो, लाहौर हो, बहावलपुर हो, पूरे मुल्क ने। तो मैं उस सोशल मीडिया के किरदार को सराहूंगी। बाकी माफ कर दीजिएगा, आप काट देंगी, अब ये तो लगता जुमले होते हैं। सायरा जी, हमारे कुछ गोदी मीडिया पे भी बात करें ना, जिस तरीके से उन्होंने लाहौर की जो बंदरगाह जो है ही नहीं उस पर भी कब्जा कर लिया था। वो तो देखिए बेवकूफ है, वो तो लाहौर में वो कहते हैं कि उन्होंने वहाँ बिल्कुल सही कह रही है कि वहां पर उन्होंने लाहौर में समंदर दिखा दिया। और वो क्या कहते हैं कि एक मीम बड़ा पसंद है और दिल के करीब है कि हमारे कराची की यूनिवर्सिटी रोड को उन्होंने बोल दिया कि देखिए हमने इसको तबाह कर दिया। हमने बोला भैया तो पहले से तबाह थी, तुम लोगों ने तबाह नहीं किया। तो ये तमाम चीजें हैं। तो भाई देखिए, मुल्क है अपना, हम हैं,
मुल्क है तो हम हैं, हमारी जो शनाख्त है, हमारी पहचान है एज ए पाकिस्तानी है, तो हमें तो इन तमाम चीज़ों पे जहाँ पाकिस्तान का नाम बुलंद होता है हमें फ़ख्र होता है। फ़ख्र होता है, तो- बिल्कुल जी, सही कहा सायरा जी। तारिक सुमैर साहब, एक सवाल सर आपके सामने रखना चाहूँगी। उस वक्त जब एक खबर आपके सामने आती है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के तैयारे जो है वो मार गिराए हैं और भारत को पूरी दुनिया में सुबकी का सामना करना पड़ा, सो उस वक्त की जो फीलिंग्स थी आपकी, मैं चाहूँगी कि उसको ज़रा बताइएगा। उस वक्त जब मैं अब सुबह जी का टाइम था, तो जब पहली खबर आई, एक त्यारा गया 3 बजे के करीब, 2:30-3 बजे के करीब, फिर आई दूसरा, फिर तीसरा। जब 5वें त्यारे की खबर आई तो मैं एकदम खड़ा हुआ और मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ग्रेट। और वो जज्बात, अगर वो मेरी घर की CCTV फुटेज निकल आए तो वो उससे आपको देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त वो जज्बा था, ऐसा जज्बा कि उसको बयान क्या करें। मुझे याद आ गई बात कि जब 9 मई की रात को, जी जब हम घर पे थे, लेट नाइट का वक्त था, कोई 1-1:30 बजे, तो एकदम नूर खान एयर बेस के बाहर जो सड़क है वहाँ ड्रोन अटैक की आवाज़ आती है। मैं अपने घर की छत पे गया तो देखा कि जी ये करीबी एरिया। फिर हम निकले और इंडियन मीडिया कह रहा था जी हमने कब्ज़ा कर लिया, हमने ये तबाह कर दिया, रावलपिंडी तबाह कर दिया। हम वहाँ पहुँचे तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि वहाँ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वहाँ कोई 1000-2000 के करीब लोग पहुँच चुके हुए थे अपने घरों से निकल के। कोई खौफजदा नहीं हुआ, कोई डरा नहीं इस जज्बे की। फिर मैं एक और बात सुनाता चलूँ। मुझे पिछले साल जुलाई में चीन के दौरे का मौका मिला। SCO मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, 26 कंट्रीज़ के जर्नलिस्ट और डेलीगेट्स आए हुए थे। तो जब उनको पता चलता था कि पाकिस्तान से आए हैं तो हमें मार्का हक की कामयाबी पे मुबारकबाद देते थे। और मुझे खुशी उस वक्त हुई 2 ममालिक के साफ़ियों की तरफ से, एक नेपाल के और एक अफ़गानिस्तान के। नेपाल के जर्नलिस्टों ने कहा हम अपने मंदिरों में प्रार्थना कर रहे थे कि पाकिस्तान जीत जाए। मैंने कहा इसकी वजह क्या है बताएं। तो उर्दू बड़ी अच्छी बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा जी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता हार जाता तो अगली बारी हमारी थी। फिर अफ़गानिस्तान के जर्नलिस्टों ने मुबारकबाद दी और जब इंडियन जर्नलिस्टों से आमना सामना हुआ, मेज़बान ने कराया, वो कतराते रहे थे, हमारे सामने नहीं आते थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपका गोदी मीडिया जिसने लाहौर में समंदर कर दिया, मुल्तान के मतलब क्या कह दिया, फ़लाँ के मतलब, तो वो कहते हैं जी नरेंद्र मोदी जैसा लीडर जैसा हम समझते थे ऐसा साबित नहीं हुआ, उसने इंडिया को तबाह कर दिया। मैंने कहा जी आप हमें इंटरव्यू दे दें कैमरे पे, मोबाइल पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनका नहीं, हमने इंडिया वापस जाना है, हम इंडिया उतरे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तो उस वक्त मुझे इतना फ़ख्र महसूस हुआ, इतनी खुशी हुई कि जितने ये जो ममालिक, जितने ममालिक के लोग थे सब इतने खुश होते थे कि जी हम एक हफ्ता रहे। जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, विज़िट पे, साइट विज़िट पे जाते थे तो खुशी की बात होती थी। और बाज़ार हम गए मार्केट में तो चाइनीज़ जो अवाम थे वो भी बड़े खुश होते थे और हमें मुबारकबाद देते थे। मतलब देख ले नाजरीन के इंडिया में कोई इज़हार ख्याल भी नहीं कर सकता। उनको इतना डर था, इतना खौफ था कि अगर वो वहाँ चले गए। ये था हमारे अवाम का जज्बा कि किस तरीके से वो हमारी आर्मी के साथ खड़े थे और कदम से कदम मिला के। सो देख लेते हैं इन चीज़ों को भी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले भी बात हो रही थी, तारिक सुमैर साहब ने भी बात की है कि इंडिया में यानी सरहद के उस पार इजहार राय की आज़ादी जो है वो ना होने के बराबर, मतलब समझे कि है ही नहीं। वो तो हमने फिर उनके गोदी मीडिया को भी देख लिया और मीडिया उस तरह की खबरें दे रहा था जो कि कुछ था ही नहीं। उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है उन्होंने पिछले साल उसको तबाह बर्बाद जो है वो कर दिया था और अपने आवाम को सिर्फ खुश करने के लिए या शायद अपने आवाम को बताने के लिए, शायद ये बताने के लिए कि हम काबिल हैं, हम इस चीज़ के काबिल हैं कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर, वहाँ के कुछ मीडिया के किरदार पे रोशनी डाल लेते हैं शकील करार साहब?
आकाशा, देखिए मैं खुद भी इंडिया होके आया हूँ और वहाँ के दिल्ली में जो उनके मेन स्ट्रीम मीडिया इनको लोगों से मिला हूँ, और जो जहाँ हम देखते हैं पाकिस्तान में बैठ के उनकी मीडिया चैनल्स को देखते हैं, और जो हमने वहाँ देखा इंडिया में भी, तो वो सारा मीडिया इंडिया में स्टेट कंट्रोल मीडिया है, यानी कि हुकूमत की वर्दी के बगैर आप कोई चीज़ नशर नहीं कर सकते। और फिर उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू होता है चैनल पर बैठ के, जिस तरह वो चीखे मार मार कर पाकिस्तान को कोशिश कर रहे होते हैं कि वहीं स्टूडियो से ही कोई हैंड ग्रेनेड या मिसाइल मार के तबाह कर दिया जाए, तो वो स्टूडियो में बैठ के पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको वहाँ इंडिया के लोग पसंद नहीं करते। दुनिया मजाक उड़ाती है कि ये कौन सा अंदाज़े सहाफ़त है, ये कौन सी अंदाज़े गुफ्तगू है जो आप फरमा रहे हैं स्टूडियो में बैठ बैठ के चीखे मार मार के बोलना। तो उनको तो मेरा ख्याल है कि उनके चंद लोगों के अलावा चंद उनके सीनियर सहाफ़ी एंकर्स हैं जो मुदरबरना गुफ्तगू करते हैं और अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। बाकी तो उनका जो बाकी मीडिया है वो तो आपके सामने है कि कैसे झूठी खबरें फैलाते हैं और किस तरह अपने इंडियन अवाम को टोटल झूठ बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। जबकि पाकिस्तानी मीडिया का किरदार देखें कि पाकिस्तानी मीडिया पूरे तरह 100% अपनी अफवाज के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी अवाम के साथ खड़ा था और बिला तातुल नशरियात आनेर की हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ खड़े रहे। दुनिया ने इसको ऑब्ज़र्व किया और अब आर्मी भी मान रही है, हुकूमत भी मान रही है कि मीडिया का किरदार इंतहाई पॉजिटिव था पाकिस्तानी मीडिया का, कि उसने साबित किया मीडिया ने कि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी है और मबे वतन है, और जहाँ मुल्क कौम की बात आए तो फिर वो अपनी हुकूमत और अपनी अफवाज साथ खड़ा है। सर, पाकिस्तानी मीडिया की आपने बात की, तो पाकिस्तानी मीडिया पे तो आज भी पूरी दुनिया की नज़र है। ये जो ईरान अमेरिका जंग है, इस दौरान भी इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो पाकिस्तानी मीडिया पे हैं। जी सारा जी, इस हवाले से आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, वो जाहिर है जंग का माहौल था और हम क्यों ना होते साथ, लेकिन आपने उससे पहले एक लफ्ज किया था, आजादी राय कुछ इजहार ऐसे राय की आज़ादी। तो अब प्लीज, अब हम सब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और इतना अच्छा वो दिन है और फिर आगे भी इंशाल्लाह ताला कामयाबियां मिले हैं इस सारे मुज़ाकरात में, लेकिन ये बात ना कहें आज़ादी यहाँ पर राय का कोई वो नहीं है। यहाँ पर तो किसी हुकूमती रुकन के ऊपर एक ट्वीट हो जाए तो कल्ले फाड़ के पीका एक्ट के उस पर लग जाते हैं। यहाँ पर एक ट्वीट को रीट्वीट करने पे 17 साल सजा, और वो कहते हैं कि हकूक की जो हमारी ईमान मजारी और उनके हस्बैंड हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। एक सहाफी को हथकड़ियां लगाकर दिखाया जाता है। यहाँ पर जो कहते हैं कि बदमाश विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकलते हैं, लेकिन एक सहाफी जिसके हाथ में कलम था उसको हथकड़ियां पहना के तो आजादी राय की बात ना करें। 2 साल हम लोग भी मीडिया पर आते रहे कि जिस तरीके से था कि ना किसी एक पार्टी का नाम लेना है, ना उस पार्टी के बानी का नाम लेना है, और जो कदगन हमें पता है। तो आप अभी सिर्फ जंग के मौजू पे रहे कि जंग में मीडिया का क्या किरदार था। ओवरऑल आप पाकिस्तान में मीडिया के किरदार को इसके साथ नथी करके उनको गंगा ना नहलवाएं। सायरा जी, हम उसी टाइम का जो मीडिया था उसी पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का किरदार जो है वो भी देखा गया। मैंने यही बात की है कि हमने बात ये नहीं की कि अजहार राय की आज़ादी की बात नहीं की, हमने बात की कि जब पाक इंडिया जंग थी तो पाकिस्तानी मीडिया का किरदार क्या था, पाकिस्तानी मीडिया कहाँ पे खड़ा था। आपने कहा हुकूमत के भाई हुकूमत के ताबे हैं, तो नहीं, आप इंडियन मीडिया के मतलब इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं कि वो मीडिया हुकूमत के ताबे है। सर, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि हम इतनी लंबी बातें ना करें। उनका तो बहुत बुरा किरदार था, जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा, उनके एंकर्स को तो प्रोग्राम ही नहीं करने आता। बालाजी फिल्म इंडस्ट्री से वो लोग मुतासिर हैं, ढन 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 करके खबरें देते हैं और चीखम धाड़ी और ऐसे सनसनी फैलाते हैं। वो बात दूसरी सही है। मैं दूसरी तरफ जा रही थी कि वो आपने कहा ना पूरा हुकूमत के ताबे है, तो यहाँ पर आजाद हैं हम। चलें सायरा जी, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। मुझे भी आजादी राय का पूरा हक है। चलें ठीक है। अली इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। DGISPR ने ऐलान किया कि 14 अगस्त को एक अजीमुशान परेड होगी जिसमें मुल्की पावर पोटेंशियल की झलक जो है वो दिखाई जाएगी। मार्का हक की कामयाबी के बाद आवाम का जोशो खरोश उरूज पर है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मतलब इस हवाले से सब एक पेज पर हैं। देखिए, मेरे ख्याल से तो DG साहब ने अगर कह दिया तो वैसे एक जरूर आप एक सिंबॉलिकली एक प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया आपने जिस तरीके से अपने वतन का दिफा किया और जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज, एयरफोर्स और बहरिया 24/7 अलर्ट होते हैं और
यकीन कीजिएगा कि हमारे जो इदारे हैं, जो हमारी फ़ौज है, जो हमारे दिफाई इदारे हैं, उन्हीं की वजह से आज जो हमारे बच्चे हैं वो बॉर्डर्स पे खड़े हैं। तो मैं, आप और हम सब लोग बड़े सुकून के साथ अपने घरों में सोते हैं। वरना आज़ादी की कीमत अगर आप आज लेबनान चले जाएं, आज फ़लस्तीन जाएं, आज शाम में जाएं, लीबिया में जाएं, इराक में जाएं, तो फिर पता चलता है कि एक मजबूत फ़ौज जो है वो ही मुल्क की जो सरहदें होती हैं उनकी और लोगों की जो हिफाजत की ज़ामिन होती हैं। और मेरे ख्याल से एक नहायती खूबसूरत उस दिन आपने इम्तज़ाज देखा और आपने कोऑर्डिनेशन देखी बरी और बहरी और फ़ज़ाई जो अफवाज हैं हमारी, और इंडिया के दांत खट्टे किए गए। और बाकी मेरे ख्याल से ज़रूर करना चाहिए। खुशी का मौका है तो सेलिब्रेट करने में क्या हर्ज है। अगर हम अपने बच्चों की सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सैकड़ों में लोगों को बुला के केक काट लेते हैं, तो ये तो पाकिस्तान की सालमियत का मामला था, ये तो पाकिस्तान की हुर्मत का मामला था। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर दुनिया को पैगाम दिया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया ने आपका लोहा माना भी, और दुनिया को आपने ये मनवाने पे मजबूर कर दिया कि हम कमज़ोर नहीं हैं। अगर कुछ मसलतों की वजह से हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और इंडिया को इस तरह का जवाब देना भी बड़ा ज़रूरी था कि इससे पहले इंडिया बहुत वायलेशन कर चुका, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें इंडिया हमेशा पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश करता था। और पाकिस्तानी अफवाज ने फिर इंडिया का जो एक भयानक चेहरा था दुनिया के सामने, उसको बेनकाब किया। और आज आप देख लें कि इंडिया बैकफुट के ऊपर है। और आप जहां पर भी मीडिया पर बैठते हैं, हम भी फख्र के साथ ये बात करते हैं कि आज हमारे मुल्क के जो डिफेंडर्स हैं, जो पाकिस्तान को बचाने वाले हैं, वो कम से कम इतने केपेबल ज़रूर हैं कि अगर रात 2 बजे भी इंडिया की तरफ से किसी अटैक की हमें इतला होती है कि हमारे ऊपर अटैक आ रहा है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तानी अफवाज उसके लिए तैयार होती हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा तैयार रहेंगी। और ये हमारे शहदा और हमारे जो गाजी और हमारे ये जो बच्चे पाकिस्तानी अफवाज के अंदर सर्व कर रहे हैं, वो यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं और पाकिस्तानी अफवाज दाद की मुस्तहिक है। मेरा खराज तहसीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भरपूर खराज तहसीन उन बच्चों को, उन लोगों को, और मेरी हमदर्दी है उन माओं से, उन बहनों से, उन बीवियों से कि जिनके बच्चे, जिनके शोहर और जिनके भाई जो हैं वो इन तारीख राहों में मारे गए, और जो गुमनाम सिपाही हैं, और जो आज मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हमें उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए। ये तो एक मरला था जिस आपने लड़ाई जीती और आपने उन पर गलबा पा लिया, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी हमें शुहदा के ऊपर भी बात करनी चाहिए। आप देखिए कि जिस तरह हमारे 24 साल के, 25 साल के, 26 साल के ये लेफ्टिनेंट और कप्तान और मेजर रैंक के लोग जब बॉर्डर्स के ऊपर शहीद होते हैं, तो फिर उनकी जब डेड बॉडीज जब लाई जाती हैं, तो आप देखें कि घर वालों पर क्या गुजरती होगी। सर, क्या खूब बातें की आपने, बहुत शुक्रिया आपका, इस पे पॉइंट आ चुका है। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदी। तारिक सुमैर साहब, दूसरे टॉपिक की जाने पड़ेंगे। ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी ना रखने पर आमादा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ा जो है वो दावा लेकर आए हैं। अमरीकी जंगबंदी तजावीज़ पर ईरानी जवाब आज पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन भिजवाए जाने का भी एक इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है डिफर से कह रहे हैं कि मैं जो रिजीम चेंज करना चाहता वो भी मैंने कर दी, ईरान को तबाह बर्बाद भी कर दिया, यूरेनियम अफजूदगी जो है उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया, उसका भी मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया है। सो मुज़ाकिरात में देरी क्यों है? सर, ये मुज़ाकिरात की जो बात है ये सिर्फ आज से हम नहीं सुन रहे, एक हफ्ते से नहीं सुन रहे, बल्कि 7 अप्रैल से ये खबरें जो है गर्दिश कर रही हैं कि मुज़ाकिरात आज होंगे, कल होंगे, आज होंगे, कल होंगे। क्या कहेंगे? शुक्रिया। मुज़ाकिरात तो हो रहे हैं जी, वो एक आमने सामने बैठ के नहीं हो रहे जी, वो पाकिस्तान के ज़रिए हो रहे हैं और पाकिस्तान के ज़रिए प्रपोजल्स आती हैं, जाती हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता होता है, डायरेक्ट लेवल, टॉप लेवल से आप समझें हो रहा है रब्ता, यानी प्रेसिडेंट लेवल पे जो सेक्रेटरी हैं, जो विटकॉफ हैं, उस लेवल पे रब्ता हो रहा है। पाकिस्तान की साइड से भी उसी सतह पे जवाब जा रहे हैं। और पॉजिटिव चीज़ें दो पिछले कोई चंद घंटों में, कह लें 24 घंटों में आई हैं, डेवलप हुई हैं। और जो सदर ट्रंप ने एक अच्छा इकदाम किया कि फ्रीडम ऑपरेशन जो था उसको सस्पेंड कर दिया है,
जिसकी वजह से ईरान की जो खदशात थे वो 50% आप कह लें दूर हो गए हैं। 50% उनके खदशात हैं कि नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए, तो वो भी मुझे लग रहा है कि अगले मरहले में हो जाएगी। जो मेरी मालूमात हैं, जो मैंने भी कल ख़बर भी दी थी इस पर, कि आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद के अंदर साइनिंग सेरेमनी MOU आप कह लें या एक एग्रीमेंट कह लें, अभी उसकी मंदरजात भी कुछ सामने आए हैं, वो हो जाएंगे। और 14 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जाना जी बीजिंग, तो चीनी हुकूमत ने वाज़े तौर पे पैगाम दिया हुआ है कि जब आप बीजिंग एयरपोर्ट पे उतरें तो आप ईरान अमेरिका जंग बंदी के मायदे पे अनाउंसमेंट करके आएँ ताकि हम अच्छी तरीके से आगे बातचीत कर सकें। तो इस हवाले से इतलात हैं कि 12-13 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर दोनों ममालिक के डेलीगेशन भी आ रहे हैं, और अमरीकी सदर के ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ियाँ होती हैं या इनके हाई लेवल डेलीगेशन आते हैं, तो कुछ गाड़ियाँ और कुछ सिक्योरिटी अभी तक इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है अमेरिका की, वो वापस नहीं गई, मुकम्मल तौर पे वापस नहीं गई थी। जो सेकंड राउंड जो होना था नहीं हुआ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जो अपने सवाल किया, जो एटमी प्रोग्राम के हवाले से दावा कर रहे हैं कि हमने ये ख़त्म कर दिया, ख़त्म अगर आपने उस वक्त कर दिया होता पिछले साल जून में जो आपने अटैक किया था, तो फिर मुज़ाकरात की आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़नी थी। वो ख़त्म नहीं किया, वो आप कह रहे हैं जी 20 साल के लिए यूरेनियम अफजदगी रोकते हैं, वो 15 साल की कोई बात आई है कि 15 साल के लिए अमेरिका ईरान तैयार हुआ है। एक और ज़बरदस्त ईरान से खबर आई है कि ईरान के जो आयतुल्ला खामनाई हैं मुज्तबा साहब, उनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई है ईरानी प्रेसिडेंट की, और इस मुलाकात के नतीजे में ये समझा जा सकता है, अभी मैं कोई डिटेल तो उस मुलाकात की नहीं मेरे सामने, तो मैं एक तजिया कार के तौर पे ये कह सकता हूँ कि यकीनन जो एग्रीमेंट पे प्रोग्रेस हुई है, सारी चीज़ें वो उन्होंने अमेरिका जो ईरानी प्रेसिडेंट ने जाके ब्रीफ किया होगा और उनसे गाइडलाइन ली होगी कि आगे हमने क्या करना है। तो इस हवाले से जो सऊदी अरब का भी किरदार है वो भी बड़ा पॉजिटिव हुआ है कि सऊदी वली अहद ने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट को फ़ोन किया है कि आप ये ऑपरेशन ना करें, इससे ईरान के खदशात हैं। तो उस हवाले से भी बड़ी अच्छी बातें सामने आई हैं। कुछ शरारतें कुछ तरफ इतराफ़ से 1-2 जगह से हो रही हैं, उम्मीद है वो शरारतें ही रहेंगी, अमली जामा नहीं पहनेंगी, और अगले हफ्ते कोई हम अच्छी खबर सुनेंगे। आपने देखा कि कल से तेल की कीमतें भी आपको पता ही है कितनी कम हुई हैं। सर कितनी पाकिस्तान में कितनी कम हुई है? पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली हुई है। पाकिस्तान का कल 400 रुपये लीटर कम हो गई है। पाकिस्तान में कल की बात होगी। मुझे लगा आपने कहा तेल की कीमतें कम हुई, तो हो सकता है ऐसा कुछ 7% वहाँ से हुई। चले शकील करार साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। सर ईरान अब मुज़ाकिरात में अपनी शराइत पर डटा हुआ है, मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अब मुज़ाकिरात हो जाएंगे, दूसरी तरफ वो है धमकियां भी लगा रहे हैं, मतलब धमकियां भी दिए जा रहे हैं कि इस मरतबा अगर मुज़ाकिरात ना किए तो तबाह बर्बाद कर दूंगा, पहले से ज़्यादा शदीद किस्म के जो अटैक्स हैं वो किए जाएंगे ईरान पे। क्या कहेंगे आकाशा? देखें, ये तो असले की जंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी की जंग बन गई, और फिर अब ये एसाबी जंग बन चुकी है, यानी कि दुश्मन को ज़ेर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल होते हैं। अफवाहसाज फैक्ट्रियाँ भी चलती हैं और धमकियाँ भी चलती हैं। तो ये धमकियाँ, अफवाहें, ये उसी जंग का एक आप कह लें कि उसके निशानात आए चीज़ें हैं उसकी। लेकिन असल बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में जो 2 रोज़ पहले की थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह किया था कि 1 पेजर यानी कि एक सफ़े पर मुश्तमिल एक MOU आप कह लें, मुफाहमत कह लें, वो तैयार है और वो ईरान को थ्रू पाकिस्तान के भेज दी गई है, और ईरान ने वो वसूल कर लिया है, तस्दीक कर दी है। अब उस पर ईरान के अंदर मुशावरत जारी है। जैसा कि तारिक उस्मैर साहब ने कहा, तो वो ये उसी जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ईरान की, उनके सुप्रीम लीडर से, जो खमीनी है और मुज्तबा खामनाई, तो उनसे भी इसी जो 1 पेजर है उस पर बातचीत हुई है। तो इसमें ये कभी इम्कान यही है कि अगले हफ्ते कोई ब्रेक थ्रू होना ही होना है, और उसमें बड़े चंद ममालिक ने कोशिश की थी फिर से कि ये किसी तरह मुज़ाकरात और बातचीत का जो अमल है, फाइनल स्टेज है, वो पाकिस्तान में ना हो। लेकिन उस पर सऊदी अरब ने, ईरान ने और ख़ुद अमेरिका ने इस बात को वाज़ेह तौर पे कहा, बार बार कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ये पाकिस्तान का ही किरदार है, पाकिस्तान की ही क्रेडिट है, और ये हम भी चाहेंगे कि ये पाया तकमील भी पाकिस्तान के ज़रिए ही पाकिस्तान के अंदर हो। कल भी एक इंटरनेशनल मीडिया ने खबर चलाई थी कि
ये आदमी जो मुज़ाकरात हैं या MOU साइन होना है, ये हो सकता है कि पाकिस्तान या जिनेवा में हो। जी। तो ये एक सिलसिले जो शोशनियाँ हैं वो छोड़ के पाकिस्तान को फिर से कोशिश की जा रही है कि इस अमल से बाहर किया जाए। लेकिन जो 4 बड़े ममालिक हैं वो वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह इसमें किरदार अदा किया है, कोई मुल्क ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल। हमारी सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत ने खुद अपने सामने तमाम ये सब कुछ कराया। बल्कि आज वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में इस पहले मुज़ाकरात जो दौर था उस हवाले से इंकशाफ किया कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान इंतहाई सख्त माहौल बन गया था और हम ये समझ रहे थे, उन्होंने कहा कि हम ये समझ रहे थे कि अब ये मामला ख़त्म हो गया, अब ये टूट गया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ खुदाई मदद भी आई और अचानक माहौल जो है वो बेहतर होना शुरू हुआ। यानी कि मुज़ाकरात के दरमियान जो इस्लामाबाद में हुए वो इंतहाई तलखी पहुँच चुकी थी, इंतहाई कशीदगी हो चुकी थी मुज़ाकरात के दौरान। फिर खुदाई मदद आई तो हालात संभले। पाकिस्तान फिर भी खड़ा हुआ है, तमाम तर हालात को देख के पाकिस्तान खड़ा है और अभी तक 24 घंटे जो है वो राब्तों का सिलसिला जारी है। एग्जैक्टली सर, पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत की इस वक्त पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। अली इमरान साहब, आबना हुर्मुज़ से आलमी तेल की तिजारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गुजरता है। क्या ईरान इस आबी गुजरगाह को एक मौशी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके अमेरिका को पाबंदियां ख़त्म करने पर मजबूर कर पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो आकाशा, ये थोड़ी लंबी बात है जी। देखिए, बात ये है कि अपनाए हरमस जो इस वक्त जिसको दुनिया ये समझ रही है कि ये कम्प्लीटली बंद है, ऐसा नहीं है। आज भी अपनाए हरमस के से जो है दर्जनों जहाज गुजर रहे हैं। और देखिए, हमें ये समझने की जरूरत होगी कि इस वक्त अमेरिका वहाँ पर कहाँ खड़ा है, अपनाए हरमस के कितने करीब है और क्या उसकी पोजीशनिंग है और किस तरह वो ऑपरेट कर रहा है। देखिए, इस वक्त अमेरिका के 2 बहरी बेड़े जो हैं वो उस इलाके में मौजूद हैं और उसके साथ उनके छोटे बड़े मिला के कोई 11 के करीब जो हैं वो जहाज़ बन जाते हैं। और 11 जो जहाज़ हैं वो आप अंदाज़ा लगाएंगे अगर वहाँ से 2 या 3 या 4 दर्जन जहाज़ निकलें। और ये अमेरिकन थिंक टैंक्स भी और अमेरिका के अंदर बैठे हुए जो मिलिट्री के टॉप टियर है वो ये बता रही है कि इस वक्त जो ब्लॉकेड है वो बड़ा इनफेक्टिव है, क्योंकि वहाँ से जहाज़ निकल रहे हैं और जो है वो जहाज़ अपनी मंजिलों को जा रहे हैं। अगर आप सोचें कि जो अमेरिका के वहाँ पर अगर 11 जहाज़ खड़े हैं और यहाँ से तकरीबन 50 जहाज़ निकलते हैं तो वो 11 कोई रोक पाएंगे बड़ी मुश्किल से, और बाकी जो 40 है वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होंगे। और इस वक्त अपनाए हुर्मुज़ से तकरीबन रोजाना कोई 100 के करीब बताया जा रहा है कि जहाज निकल रहे हैं। और कई जो हैं वो उनमें ईरानियंस हैं और कई ऐसे हैं जो ईरान को पैसे देकर निकल रहे हैं। तो ये बड़ा इनफेक्टिव है और ये बातें सिर्फ बनी है कि अमेरिका ने वहाँ ब्लॉकेट किया हुआ और ब्लॉकेट की वजह से शायद ईरान अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और दूसरी एक और चीज़ बड़ी काबिल जिक्र है कि चाइना ने अभी 2 नए कवानीन पास किया। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने जिस तरह ये ब्लॉकेट किया और सारों पे पाबंदी लगाई है, ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। और जो 5 रिफाइनरीज हैं जो उसी कोस्ट के ऊपर है जहां से चाइनीज ऑयल जाकर रिफाइंड होता है और फिर वो रिफाइनरी जो है वो तेल चाइना को बेचती हैं। उन्होंने कहा कि अगर इनके ऊपर कोई पाबंदी लगाई गई तो हम इसको रिटेलिएट करेंगे। लिहाजा अब ये एक बड़ी बेस्ट इसमें चिढ़ गई। और हर रोज अमेरिका में बढ़ती इन्फ्लेशन, फिर आगे मिड टर्म इलेक्शन, हर रोज रिपब्लिकन पार्टी, हर महीने रिपब्लिकन पार्टी की 1% मकबूलियत में कमी आती जा रही है। ये मामला 7 से 10 दिन में इसको सेटल होना है। अगर अमेरिका किसी भी किस्म की अटैक करेगा ईरान के ऊपर, ईरान की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक आएगा या घर के ऊपर अटैक आएगा, तो फिर काउंटर अटैक जो है वो अमेरिका के अतादियों के ऊपर भी जाएगा। और जिस तरह तेल की कीमतें इस वक्त ऊपर जा रही हैं, अगर अमेरिका ने जंग छेड़ने की कोशिश की तो ये मजीद बर्बादी का सबब बन जाएगी। इसलिए अमेरिका के पास ऑप्शन है, या वो बुरी डील ले ले और या फिर वो अमेरिका के ऊपर ईरान के ऊपर अटैक कर दे। लेकिन अब अमेरिका के लिए दोनों चीजें बड़ी मुश्किल है। एक तो उसको बुरी डील भी लेनी पड़ेगी और उसको अटैक से भी पीछे हटना पड़ेगा। क्यों कि अमेरिकन इकोनॉमी अब इसको बेयर नहीं कर सकती। अमेरिका का जो आम आदमी है, वहां पे तेल की कीमतें, महंगाई, और अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी उस पर इक्तदार में है वो अंडर फायर है। और जो उसकी प्रेसिडेंसी है वो अंडर बड़ा हैवी प्रेशर है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगी ना उनके 9 मुतालबात ईरान ने एंटरटेन किया और ना ईरान के 14 उन्होंने एंटरटेन किया। तो मेरे ख्याल से अभी बातचीत का वक्त आ चुका हुआ है। इन्होंने बैठना है, इन्होंने बात करनी है, क्योंकि सूनर और लेटर इसको खत्म होना है। और इस
जी चलें सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक तरफ तो सायरा जी मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू जो हैं वो उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनका सबसे अहम मकसद ईरान से अफजूदा यूरेनियम को निकालना है, और वो कह रहे हैं कि मैं इस पे सदर ट्रंप से बात भी करूंगा। क्या इसराइल किसी ऐसे मुआहदे को कबूल करेगा जिसमें ईरान की यूरेनियम अफजूदगी करने की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म ना हो? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो भी इससे एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। नहीं आकाशा, वो क्यों ऐसा कोई मुआहदा तस्लीम करेगा जहां पर आपने देखा होगा कि सदर ट्रंप बड़ा वो हमारे यहाँ भी वो कहते हैं ना जंग बंदी का क्रेडिट ले रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग बंदी मैंने करवाई है, मैंने इतनी जंगें बंद करवाई हैं। आप वो उस वक्त भी सीज फायर तो करवा ना सके कि जिस वक्त ये यहाँ पर हो रहा था उस वक्त फलस्तीन में ये क्या वहां पर वो कहते हैं ना कि बर्बरियत का नाच नच रहा था, वो तो ये ट्रंप साहब करवा ना सके और ना उन्होंने सुना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। तो अब ये जो मामलात ये जो तय करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका की जंग तो नहीं थी ये, तो वो कहते हैं कि प्रेशर में आके और उनके अपने जो इसराइल के कहने पे इस जंग में कूदा। तो वो जब कूदा तो वो खुद से कैसे अपने मुआहदे की चीजें बनाकर और वो कर सकते, जाहिर है उनको ऑन बोर्ड तो लिया होगा। हमारे वजीर खजाना नहीं दाखिला ने उन्होंने भी कहा था कि भाई हमें क्या पता, हमने तो उनसे मुआहदा किया अमेरिका से, अमेरिका ने आगे इसराइल से किया, तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ये इसहाक डार साहब ने कहा। तो अब जाहिर है जो कुछ पूछेंगे वो उनसे सारा कुछ पूछ के वो करेंगे। और आपके ये प्रोग्राम में कह चुकी हूँ, ये पगला बार बार एक वो बयान देते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम जंग जीत चुके हैं, हमने तबाह कर दिया, हमने बर्बाद कर दिया। बात वही है कि चंद चढ़े तो दुनिया वेखे। हम हमारा भी तो हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान के साथ, हमने तो अपने मुख से नहीं कहा या इंडिया ने तो हार तस्लीम नहीं की, बट पूरी दुनिया को पता था कि जो जीत है वो पाकिस्तान की हुई है। तो जीत बताते थोड़ी है, जीत तो नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। और ये भी थोड़ी देरी सवेरी कर रहे हैं ना, क्योंकि एक तरफ से हमारे यहाँ के तरफ से जो एक उनको दाना फेंका गया था नोबेल प्राइज का, जिसके ऊपर उन्होंने दिल में वो सपना ही सजा लिया कि जो अमन के प्राइज के लिए तो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना कि अहल बंदा तो मैं ही हूँ। तो अब ये मामला जो इधर से उधर हो रहे हैं, पहले आपने देखा होगा कि वो जेडी साहब आए थे, अब मेरे ख्याल में ये इस जंग को रुकवाने का क्रेडिट भी खुद लेना चाहेंगे। और जो सुनने में आ रहा है कि जी मुज़ाकरात होंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ही होंगे, और ये साहब भी आएंगे और फिर बताएंगे कि अब बताओ क्या मैं अब भी नहीं हूँ इस नोबेल प्राइज का हकदार। भले वो स्कूल में बच्चियों को मैंने 168 बच्चियों को शहीद कर दिया, बच्चियों को शहीद कर दिया, मैं जबरदस्ती की जंग मुसल्लत करता हूँ, लेकिन देखो मारने के बाद बचाता भी तो हूँ ना, मारने के बाद उस आग को फैलाने से भी तो बचाता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये खुद क्रेडिट लेना चाह रहे हैं जो ये थोड़ा देरी सवेरी कर रहे हैं, लेकिन हम वो कह रहे हैं ना कि अगर हमारा किरदार है तो हमें भी मेक श्योर करना होगा कि आया जो ये मुआहदा होगा उसकी क्या खिलाफ वर्जी, क्योंकि उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो जाहिर है फिर जो आपको भी पता है कि जो एक इंसान ये तमाम चीजें करवा रहा होता है, सालसी का किरदार करवाए या कोई किसी का रिश्ता करवाए, फिर बुरा करवाने वाला बनता है, उसको दोनों लोग जो बुरा भला बोलते हैं उसको बोलते हैं। तो हमें भी ये देखना चाहिए। और आपने खुद ही बताया कि जी नेतन्याहू के जो बयानात हैं कि भाई मैं तो ये खत्म किए बगैर ये चीज नहीं वो करूंगा कि जब तक वो यूरेनियम और तमाम चीजों पर वो ना हो जाए कब्जा, और तमाम चीजें बेसिकली वो बैकबोन तोड़ना चाहता है। लेकिन अब देखिए अल्लाह करे क्या होता है। हम बिल्कुल सही कहा आपने सारा जी। जी अगर हजारों को मारता हूं तो लाखों को बचा भी लेता, और उसके बाद नोबेल अमन इनाम का तकाजा भी करते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, और कभी मिला भी नहीं है इनको। बहुत शुक्रिया सायरा जी, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, डॉक्टर अली इमरान साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।